is your practice manual class 4th, and we will start this with the procedural aspects of central excise. The first question is, answer the following questions regarding submission of records under Rule 22 of Central Excise Rules 2002. पहला क्वेश्चन आपका है, who is required to submit the records? तो हर एक असेसी को फर्स्ट स्टेज डीलर एंड सेकंड स्टेज डीलर को ऑन डिमांड रिकॉर्ड्स देने पड़ते हैं. टू whom should these records be submitted? किसको देने हैं? टू द फॉलोइंग पर्संस. पहला, ऑफिसर एम्पावर्ड बाय द कमिश्नर अंडर रूल 22. ऑडिट पार्टी डेप्यूटेड बाय द कमिश्नर और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. ठीक है, ऑडिटर को देने पड़ेंगे. या कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, दैट इज नॉमिनेटेड अंडर सेक्शन 14A और 14AA, वैल्यूएशन ऑडिट वगैरह उसके लिए सेक्शन 14A और 14AA के अंडर ऑडिट करते हैं. तो उस केस में आपको रिकॉर्ड्स देने पड़ेंगे. फॉलोइंग रिकॉर्ड्स आर टू बी सबमिटेड. क्या क्या रिकॉर्ड्स देने हैं? द रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा मेंटेन्ड और प्रिपेयर्ड अंडर रूल 22(2) एंड द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इफ एनी अंडर सेक्शन 233B ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 एंड द इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इफ एनी अंडर सेक्शन 44BB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देनी है, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देनी है और आपके रिकॉर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो देने हैं. कैन डेली स्टॉक अकाउंट बी मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म? यस. 1 मार्च 2015 से जो है रूल 10 ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल अमेंड किया गया है और बोला गया है कि डीएसए जो है अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन किया जा सकता है विद द कंडीशन दैट ईच पेज ऑफ डीएसए विल बी ऑथेंटिकेटेड बाय डिजिटल सिग्नेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द क्वार्टरली रिटर्न्स टू बी फाइल्ड अंडर रूल 12 ऑफ द सेंट्रल एक्साइज रूल्स 2002. क्वार्टरली रिटर्न्स में आपका ER3 एसएसआई यूनिट्स का, फॉर्म ए बाय यूनिट्स अवेलिंग एरिया बेस्ड एग्जेम्पशन, ER8 कौन फाइल करता है? बाय एसएससी अवेलिंग एग्जेम्पशन अंडर नोटिफिकेशन 1/2011 एंड 12/2012. मेंशन द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द फॉलोइंग रिटर्न्स अंडर सेंट्रल एक्साइज रूल 2002, ER4 एंड ER7. तो ER4 की लास्ट डेट आपकी है 30 नवंबर, एनुअली करते हैं सक्सीडिंग ईयर में एनुअल रिटर्न. ER7 30th April of succeeding financial year. Whether e-payment is mandatory for all SSC under central excise, e-filing of returns is not. ये बोल रहे कि पेमेंट तो मैंडेटरी है ई एक्साइज के अंदर, ऑनलाइन पेमेंट, बट क्या ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स मैंडेटरी नहीं है? आपको ये एग्जामाइन करना है स्टेटमेंट. बोथ में ई फाइलिंग भी मैंडेटरी है और e-filing of return is mandatory or e-payment of excise duty be mandatory. Both are mandatory for all SSC under the central excise with certain exceptions. According to the third proviso to rule 8(1) of the central excise rules 2002, it is mandatory to pay duty electronically under the central excise. Similarly, Rule 12(5) of the Central Excise Rules 2002 requires every assessee to mandatory file various returns electronically under Central Excise. ठीक है. However, the said rules also exempt the following assessee availing exemption with respect to specified goods cleared from a unit from the requirement of e-filing. क्या क्या है देखें. लोकेटेड इन स्टेट, अगर एसएससी लोकेटेड इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, लोकेटेड इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर और एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क और इंडस्ट्रियल एस्टेट,
और इंडस्ट्रियल एरिया और कॉमर्शियल एस्टेट और स्कीम एरिया इन द अबव स्टेट्स। तो इनको जो है मैंडेटरी नहीं है, इनको रिलैक्सेशन दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड टू कंडोन द डिले इन फाइलिंग अपील एंड क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइलिंग अंडर सेक्शन 35G and 35H of Central Excise Act 1944 beyond the prescribed period. State with reasons whether the statement is true or false. So this statement is true. हाई कोर्ट के पास पावर होता है कि वो कंडोन कर सकता है डिले को इन फाइलिंग अपील एंड क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल अंडर सेक्शन 35G and H ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। अगला देखिए, तो देखिए इसमें रीजन कुछ नहीं दिया हुआ, बस ये बताया है कि कर सकता है। तो आपको भी कभी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि भाई आपको बताना है कि वेदर स्टेटमेंट इज करेक्ट और फॉल्स एंड रीजन देना है। अगर रीजन नहीं आ रहा है तो गलत रीजन देने की जगह आप क्वेश्चन को घुमाकर और ऐसे लिख देंगे तो भी आपको आधे नंबर मिल जाएंगे, मिलने के चांसेस है। इसने खुद ने देखिए इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस मैनुअल में घुमा फिरा के वही चीज बोल रखी है। रीजन आता है तो लिखना है, नहीं आता है तो गलत रीजन मत लिखना, गलत रीजन लिखोगे तो और नंबर कट जाएंगे। ब्रीफली डिस्कस वेदर द फॉलोइंग पावर्स वेस्ट विद कमिश्नर अपील्स अंडर द सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 कस्टम्स एक्ट 1962, रिमांडिंग द केस बैक टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कमिश्नर अपील के पास ये पावर नहीं है, रिमांडिंग द केस बैक टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। स्टेट के पास ये पावर होता है। सेकंड पॉइंट है कंडोनिंग द डिले इन फाइलिंग अपील बिफोर देम। तो डिले कंडोन कर सकता है बिफोर हिम फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 30 days। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट अंडर सेंट्रल एक्साइज। ये जो है अनजस्ट एनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट ये बेसिकली आपका रिफंड के केस में आता है कि रिफंड जो है वो मैन्युफैक्चरर को दिया जाएगा, बायर को देना है, बट बायर अब ट्रेसेबल नहीं है तो क्या वो मैन्युफैक्चरर को दे दिया जाएगा। द टर्म अनजस्ट एनरिचमेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सिचुएशन व्हेन अ पर्सन अनडिजर्वली गेट्स एनरिच्ड। In the context of refund in central excise, the principle of unjust enrichment is the first and the foremost principle which is kept in mind by the sanctioning authority. Refund देते हुए ये दिमाग में रखा जाता है। If the manufacturer has charged excise duty to his buyer, अगर buyer से charge करिए, it is clear that he has passed on the burden to the buyer and has already recovered duty from his customer. तो मान लो ड्यूटी की बाद में अगर ऐसा आदेश आ जाए कि ड्यूटी नहीं लगेगी तो जो रिफंड है वो मैन्युफैक्चरर को देने से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज मैन्युफैक्चरर ने तो ऑलरेडी जो है वो बायर से लिया था। बायर अगर ट्रेसेबल है तो दे देंगे, वरना नहीं देंगे। इन सच केसेस रिफंड ऑफ एक्सेस ड्यूटी पेड टू द मैन्युफैक्चरर will amount to excess and undeserved profit to him. It will not be equitable to refund the duty to him as he will get double benefit, first from the customer and then from the government. This is called unjust enrichment. Refund of duty should therefore be paid to the customer who has borne the burden of the duty. Since it is practically not feasible to identify such customer on individual basis, the amount of refund is credited to consumer welfare fund. Briefly explain with reference to section 11 AC of the Central Excise Act 1944 the circumstances under which penalty has to be imposed mandatorily. State whether it can be reduced statutorily. मैंडेटरी पेनल्टी लगती है इक्वल टू द ड्यूटी पेड, इक्वल टू द ड्यूटी शॉर्ट पेड। जितनी भी आपने ड्यूटी शॉर्ट पे करी है उतनी आपके ऊपर पेनल्टी लग जाती है। ठीक है, जितनी आपने ड्यूटी शॉर्ट पे करी है या जितनी आपको एरनेसली रिफंड हो गई है इसके ऊपर। इफ सच पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट जो था वो आपने फ्रॉड करा है या कंफ्यूजन या विलफुल मिसस्टेटमेंट करा है, जानबूझ के मिसस्टेटमेंट करा है, या फिर कोई फैक्ट आपने छुपाया है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट,
or contravention of any of the provisions of the act or rules with the intent to evade the payment of duty. फिर ये बोला देयर इज नो डिस्क्रिशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू इम्पोज द पेनल्टी लेस देन और मोर देन द अमाउंट ऑफ ड्यूटी इवेडेड। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास ऐसा कोई डिस्क्रिशन नहीं है कि वो पेनल्टी जो है अमाउंट कम ले ले या ज्यादा ले ले। However, in case of duty, interest and penalty all are deposited, अगर 30 दिन के अंदर अंदर जमा करवा देते हैं तो assessee जो है he will be liable to pay penalty equal to 25% of the duty payable. What are the powers of Central Excise Officer under Central Excise Act to recover the sum due to the government? तो सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर सीईओ के पास क्या क्या पावर्स हैं? वो डिडक्ट कर सकता है डिफॉल्टर फ्रॉम एनी मनी ओड टू द डिफॉल्टर। डिफॉल्टर अगर डिपार्टमेंट से कुछ पैसा मांगता था उसमें से काट लेगा। अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एक्साइजेबल गुड्स बिलोंगिंग टू द डिफॉल्टर। अटैचमेंट एंड सेल ऑफ गुड्स इन पोजेशन कस्टडी ऑफ ट्रांसफर और सक्सेसर। अगर सक्सेसर बिजनेस ट्रांसफर हुआ है तो ट्रांसफर या सक्सेसर के पास में जो है सर्टिफिकेट एक्शन या रिकवर फ्रॉम एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट टू द डिफॉल्टर। मान लो डिफॉल्टर किसी से पैसा मांगता है तो उसको बोलेंगे कि डिफॉल्टर को मत दो, हमें दे दो। नेक्स्ट आपका है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोविजंस ऑफ स्पेशल ऑडिट अंडर 14A एंड 14AA। दो ऑडिट होती है, एक तो होती है सेक्शन 14A में और एक सेक्शन 14AA में। 14A वाली जो है आपकी स्पेशल ऑडिट होती है जिसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड केस जो होते हैं उनमें एक्सपर्ट्स के द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स के द्वारा जो है गवर्नमेंट ऑर्डर करती है इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है, जहां पर स्टेक इन्वॉल्व काफी हाई होता है और कॉम्प्लिकेटेड अकाउंट्स होते हैं। 14AA जो है वो आपकी होती है where standard credit of duty availed or utilized is not considered within normal limits. Standard credit का on valuation audit होता है ये। Further valuation audit has to be finished within 180 days. No time limit was fixed for standard credit utilization audit, under valuation and complicated cases. तो आपकी सेक्शन 14A तो स्पेशल ऑडिट होती है, सेक्शन 14AA वैल्यूएशन ऑडिट होती है। स्टैंडर्ड क्रेडिट ऑडिट, स्टैंडर्ड क्रेडिट चेक किया जाता है, ठीक है। एक बार रीड कर लीजिए दोनों ऑडिट को। नेक्स्ट आपका कस्टम्स लॉ। कस्टम्स लॉ के अंदर आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कस्टम। तो आप एक बार इसकी रीडिंग लगाइए। कोई प्रॉब्लम आती है पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी में भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार आप रीडिंग लगाइए कस्टम्स लॉ की प्रैक्टिस मैनुअल का। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछिए एनी टाइम। आप आइए पेज नंबर 143 के ऊपर, एडवांस रूलिंग सेटलमेंट कमीशन एंड अपीलेट प्रोसीजर। या फिर कस्टम भी कराऊं मैं आपको? चलिए मिसलेनियस प्रोविजन जो है कस्टम के वो मैं आपको करवा देता हूं। मिसलेनियस प्रोविजन जो कॉमन टॉपिक्स थोड़े बहुत जो है वो मैं आपको करवा देता हूं। और बाकी के जो बेसिक चैप्टर्स, आपके जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, वैल्यूएशन, ड्रॉबैक, वेयर हाउस, वो एक बार आप खुद रीड कर लीजिए। उसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ लेना।
अभी आप पेज 136 पे आ जाओ। मिसलेनियस प्रोविजंस ऑफ कस्टम्स। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ब्रीफली मेंशन द प्रोविजंस रिगार्डिंग टू टेम्परेरी डिटेंशन ऑफ बैगेज इन कस्टम्स एक्ट 1962। तो आप लोगों को पता है कि सेक्शन 80 जो था हमारा बैगेज का, वो बोलता था कि कोई भी पैसेंजर अगर है कोई आर्टिकल लेके जा रहा हो विच इज ड्यूटेबल और इंपोर्ट ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड, तो वो एक डिक्लेरेशन दे सकता है अंडर सेक्शन 77 टू प्रॉपर ऑफिसर, और प्रॉपर ऑफिसर जो है उसकी रिक्वेस्ट पर वो आर्टिकल डिटेन कर लेगा, और जब वो वापस से मान लो इंडिया में आ रहा है, इंडिया से बाहर जब जाएगा तो उसको वापस से वो लौटा दिया जाएगा। और अगर वो कलेक्ट नहीं कर पाता आर्टिकल, तो उसके बिहाफ पर कोई उसका ऑथोराइज्ड पर्सन है, ऑथोराइज्ड पैसेंजर है, वो कलेक्ट कर लेगा जिसको उसने ऑथोराइज किया है। आगे वो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशंस गवर्निंग रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी अंडर सेक्शन 26A ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962। क्या क्या कंडीशंस है रिफंड के लिए? अगर गुड्स जो है डिफेक्टिव निकलते हैं या फिर एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो सेक्शन 26A बोलता है कि रिफंड मिल जाएगा। कंडीशंस क्या है? The imported goods are found to be defective or not in conformity with the specifications, and they should not have been reworked or repaired or used after import. The goods should be identified to the satisfaction of ACDC of customs as the goods which were imported. The importer had not claimed drawback under any other provision of this act. ड्रॉबैक नहीं लिया है। गुड्स शुड आइदर बी री एक्सपोर्टेड और अबेंडन्ड और डिस्ट्रॉयड इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच गुड्स वर इंपोर्टेड। एप्लीकेशन फॉर रिफंड शुड बी मेड विद इन 6 months फ्रॉम द रेलिवेंट डेट इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। ये सारी कंडीशंस है। राइट अ नोट ऑन रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी इज डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल टू इट। तो ये बोल रहा है कि जहां पर गुड्स का एक्सपोर्ट किया जाता है और ड्यूटी पे की जाती है, वो रिफंड हो जाती है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 26 ऑफ कस्टम्स एक्ट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। पहली कंडीशन है द गुड्स आर रिटर्न अदरवाइज देन बाय वे ऑफ रीसेल। रीसेल नहीं होना चाहिए, दूसरे किसी कारण से जो है रिटर्न होनी चाहिए। गुड्स आर री इम्पोर्टेड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ री एक्सपोर्टेशन। 1 साल के अंदर अंदर आ जानी चाहिए वापस। An application for refund is made before the expiry of 6 months from the date to the proper officer. An application for refund is made before the expiry of 6 months from the date on which the proper officer makes an order for clearance of goods. तो पहले हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी का देखा, रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, सॉरी पहले इंपोर्ट ड्यूटी का देखा, अब हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी का देखा। नेक्स्ट आपका है डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट। ट्रांजिट अंडर सेक्शन 53, ट्रांसशिपमेंट अंडर 54। ट्रांजिट के अंदर जो गुड्स हैं वो शिप में ही पड़े रहते हैं एट इंटरमीडिएट पोर्ट। ट्रांसशिपमेंट के अंदर जो गुड्स हैं ट्रांसफर्ड करे जाते हैं ऑन इंटरमीडिएट पोर्ट। ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट के अंदर ओनली इंपोर्ट मैनिफेस्ट हैज टू बी सबमिटेड फॉर एंट्री। ट्रांसशिपमेंट में बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट डिक्लेरेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसशिपमेंट। Transit is allowed in every port normally. Transshipment is allowed in specified ports only. No supervision is required for transit. Transshipment takes place under supervision of proper officer. No additional condition or formality is required. Specific conditions are imposed if goods are deliverable at Indian port. Only one conveyance is involved. At least 2 conveyances are involved.
आगे बोल रहा है इंपोर्टर है, इसने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी आफ्टर 60 डेज ऑफ फाइलिंग इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। 60 डेज के बाद, हमें पता है कि 30 डेज के अंदर करनी पड़ती है, और मतलब इंपोर्टेड गुड्स आपको 30 डेज के अंदर क्लियर करने पड़ते हैं। द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम इम्पोज द पेनल्टी ऑफ 10,000 बाय एंडोर्समेंट ऑन द बिल ऑफ एंट्री सिंस द इंपोर्टर वांटेड टू क्लियर द गुड्स ही पेड द पेनल्टी। Can penalty be imposed for late filing of bill of entry? Examine the issue. क्या बोल रहा है? Customs Act 1962 does not prescribe any statutory time limit for filing bill of entry. However, under Section 48 of Customs Act 1962, the imported goods are not cleared within 30 days. अगर नहीं क्लियर करते 30 डेज में, तो फिर क्या करते हैं? डिस्पोज किया जा सकता है। तो 30 दिन के अंदर अंदर कर दो तो अच्छा है, वरना आपके गुड्स जो हैं डिस्पोज किए जा सकते हैं। गुड्स कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द कस्टोडियन। Therefore, since no offense is committed by late filing of bill of entry, penalty cannot be imposed for the same. पेनल्टी तो नहीं लगेगी। However, the custodian नोटिस देने के बाद और प्रॉपर ऑफिसर के अप्रूवल के बाद गुड्स को सेल कर सकता है, तो उस केस में आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अच्छा यही है 30 दिन के अंदर फाइल कर दो। Distinguish between first appraisement and second appraisement. फर्स्ट अप्रेजमेंट ऑफ गुड्स जो है किया जाता है बेस्ड ऑन असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ गुड्स आफ्टर द गुड्स आर एग्जामाइन कर लिया, उसके बाद वापस असेसमेंट किया। ये सिस्टम तब रिस्टोर किया जाता है, तब यूज किया जाता है जब कोई एक्सेप्शनल केस होते हैं जिनके अंदर आपकी वैल्यू जो है फॉर क्लासिफिकेशन पर्पज या कोई एनी अदर कारण से डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आप नहीं कैलकुलेट कर पाते हो, तो फिर ये फर्स्ट अप्रेजमेंट किया जाता है। सेकंड अप्रेजमेंट क्या होता है? सेकंड अप्रेजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट बेस्ड मींस मेकिंग द असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द डिक्लेरेशन मेड बाय इंपोर्टर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। केवल डॉक्यूमेंट्स की स्ट्रेंथ पे, सच एज इनवॉइस, कैटलॉग, लिटरेचर शोइंग द कंपोजिशन एंड यूज, प्राइस लिस्ट एक्सेट्रा एज प्रोड्यूस्ड बाय द इंपोर्टर्स। अंडर दिस सिस्टम द गुड्स आर एग्जामाइंड आफ्टर असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट आपका सुपर लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर प्रोजेक्ट इंपोर्ट रेगुलेशन 1986 फॉर इंपोर्ट ऑफ पावर इक्विपमेंट एट कंसेशनल रेट टू इंप्लीमेंट अ पावर प्रोजेक्ट फॉर सेटिंग अप अ पावर प्लांट। क्या हो रहा है? इट इंपोर्टेड अ गैस टर्बाइन इंपोर्ट करता है, जनरेटर अंडर द प्रोजेक्ट इंपोर्ट रेगुलेशन 1986, बट बिफोर दिस कुड रीच द प्रोजेक्ट साइट दीज वर लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड इन सी विद इन इंडिया। The department denied the project import concession under the heading 9801 and demanded full duty. पूरी ड्यूटी मांग रहा है, तो क्या मांग सकता है डिपार्टमेंट पूरी ड्यूटी? नो। अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो किस बात की ड्यूटी? Wherein the apex could held that the goods were irretrievably lost and were not available for the purpose for which they were imported, merely because the goods were not destroyed in the presence of custom officer that would not disentitle the goods from the project import rate of duty under heading 9801 of the custom tariff. Hence, Sun Power Limited is entitled to pay the duty at concessional rate under the project import regulation. Thus, the demand made by the department is not tenable in law. नेक्स्ट आपका सेक्शन 23 का पिलफरेज वाला है। ये आप खुद देखना है, एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए ऊपर वाला। फिर ये आपका सर्च का है,